नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी को राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? आशा है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आपके लिए जो आरएसपी एसआई, महिला एएसआई और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्जाम है वो बहुत ही इसी साल में जो है कनेक्ट करवा रही है, आरपीएससी करवा रही है, भर्ती पदोन्नति बोर्ड करवा रहे हैं। तो उनसे संबंधित जो भी क्वालिटी वाला जो कंटेंट है वो हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है, उसमें हमारी एक सीरीज भी चल रही थी मध्यकालीन भारत के इतिहास के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड द्वारा एग्जाम में पूछे गए थे। तो उसी सीरीज को हम कंटिन्यू रखते हुए बात करते हैं साथियों। आज क्वेश्चन नंबर 17 कि इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी था। आप सबको पता है कि गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बाद में शासक बनते इल्तुतमिश, तो उनके उत्तराधिकारी कौन थे, यानी इल्तुतमिश के बाद में शासक कौन बनते हैं। ठीक है, अपना ऑप्शन है रुकनुद्दीन फिरोज, दूसरा ऑप्शन है रजिया सुल्तान, तीसरा है बहराम शाह और चौथा ऑप्शन है साथियों अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, बताइए, आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। साथियों, आपने उत्तर दे दिया होगा। इल्तुतमिश का जो उत्तराधिकारी था वो था इसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज था। आपको बता दूं कि इल्तुतमिश का जो शासनकाल था, इल्तुतमिश का शासनकाल था 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। ठीक है, 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश ने आपके एक और इल्तुतमिश के बारे में फेमस कोटेशन आता है कि इसने चालीसा दल का गठन किया था। ठीक है, चालीसा दल का गठन किया था, एकता प्रथा चलाई थी। ठीक है, हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं, काम के बदले जमीन देना, एकता प्रणाली। ठीक है, तो इल्तुतमिश के जो भाई सारे के सारे जो बेटे होते हैं वो नालायक और अयोग्य होते हैं। तो इल्तुतमिश कहता है कि जो मेरे बाद में यदि किसी को भी दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी बनाए तो वो मेरी बेटी रजिया सुल्तान को बनाना है। यानी इल्तुतमिश अपने जीवित रहते हुए अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करता है और अपनी बेटी अपनी बेटी रजिया सुल्तान के रूप में घोषणा करता है। लेकिन क्योंकि भाई उस टाइम मध्यकालीन भारत की स्थितियां ऐसी थी, आज भी हम जो महिलाओं का नेतृत्व स्वीकार नहीं करते, और स्वीकार उस टाइम तो क्या ही करते। ठीक है, तो दिल्ली के सभी अमीर मिलके जो है इल्तुतमिश के बड़े बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को है इसके बाद में शासक बना लेते हैं। तो रुकनुद्दीन फिरोज कब शासक बन जाता है? तो 1236 ईस्वी में, जैसे इल्तुतमिश की मृत्यु होती है और शासन करने लग जाता है। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज की एक माँ होती है जिसका नाम होता है शाह तुर्कान। ठीक है, और शाह तुर्कान ही पूरा जो कार्यभार संभालती है। रुकनुद्दीन तो वैसे ही बेलकना था, तो दारू की बोतल लेके चुपचाप बैठा रहता था और इसके अलावा कुछ भी नहीं करता था। इसकी पूरा जो है जो शासन प्रशासन का कार्य कौन संभालती थी? तो इसकी माँ शाह तुर्कान संभालती थी। शाह तुर्कान ही बोलती थी दिल्ली के अमीरों को कि आज है ना मेरे घोड़े दबा, आज मेरे पैर दबा। ठीक है, तो दिल्ली के अमीर बोलते थे कि आज क्या बेगम आपके जो है गला दबा दूं क्या? तो ऐसे बोलते ही उनको सजा दे देते थे। ठीक है, तो इल्तुतमिश के बाद में शासक कौन बनता है? रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन के फिरोज में के शासनकाल में जो है हस्तक्षेप किसका रहता है? तो इसकी माँ शाह तुर्कान का रहता है। ठीक है, और शाह तुर्कान से दिल्ली के अमीर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ठीक है, दिल्ली के अमीर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि यार इससे अच्छी तो जो थी रजिया सुल्तान ही थी। उधर रजिया सुल्तान भी एक दिन क्या करती है साथियों कि रजिया सुल्तान जिस दिन जुम्मे की जो है नमाज होती है उस दिन दिल्ली की एक मस्जिद में जाती है, वो लाल कपड़े पहन के, क्योंकि आपको पता है कि लाल कपड़े जो क्या है न्याय के प्रतीक है। लाल कपड़े पहन के मस्जिद में जाती है और दिल्ली के जो लोग हैं उनको इमोशनल जो है ब्लैकमेल करती है, यानी इमोशनल भाषण देती है कि मेरे पिताजी ने आपके लिए इतना किया, आपके लिए युद्ध लड़े, आपके लिए तो है ना भयंकर तरीके से अपना पूरी जिंदगी खपा दी और आप उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सकते। तो दिल्ली की जनता ने कहा कि मैडम अंतिम इच्छा क्या थी उनकी? कहा कि उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं उनके बाद में शासक बनूं। ठीक है, तो मेरा भाई बन गया रुकनुद्दीन। तो दिल्ली की जनता उसी टाइम जुम्मे की नमाज खत्म होने के बाद में रजिया सुल्तान के साथ हो जाती है और दिल्ली के दरबार में जाके रुकनुद्दीन फिरोज को सिंहासन से बेदखल कर देते हैं और रजिया सुल्तान को सिंहासन पे बैठा देते हैं। यानी रजिया सुल्तान एक तो दिल्ली की प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, मध्यकालीन भारत की। दूसरी
ऐसी सम्राट पहली सम्राट थी जिसका जो है निर्णय यानी उत्तराधिकारी का निर्णय दिल्ली की जनता ने लिया था। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना कि जनता के सहयोग से शासक बनी थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की जैसे ही मृत्यु होती है उसके बाद में रजिया सुल्तान की मृत्यु होने के बाद में उसका शासक बनता है छोटा भाई बैराम शाह, और बैराम शाह को हटा के शासक बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सीरीज है। इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन था। इस समय इसकी मां शाह तुर्कान का हस्तक्षेप अत्यधिक था। रजिया सुल्तान व दिल्ली की जनता ने मिलकर इसे शासन से बेदखल कर दिया था। यानी रुकनुद्दीन को शासन से बेदखल किसने किया था? रजिया सुल्तान व दिल्ली की जनता ने। ठीक है साथियों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालीसा दल का संस्थापक कौन था, यानी चालीसा दल का गठन किसने किया था। अपन ने कुछ ही समय पहले की टेस्ट सीरीज में ये पढ़ा था कि चालीसा दल का जो है गठन किसने किया था। बताइए, देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, आराम शाह ने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, या बलबन ने किया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। साथियों, चालीसा दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने जो चालीसा दल का गठन किया था। ठीक है, चालीसा दल में इल्तुतमिश के खास खास मंत्री होते थे। जरूरी नहीं था कि इसमें 40 लोग ही हो भाई, कम ज्यादा होते रहते थे अपने हिसाब से। कोई मर जाता था या किसी को डिकाड़ देते थे या किसी को हेड कर देते थे। ठीक है, तो अपने खास खास मंत्रियों को जो है एक संगठन बनाया था, एक ग्रुप बनाया था इल्तुतमिश ने, उसे चालीसा दल कहा जाता था। चालीसा दल का विघटन किसने किया था या चालीसा दल को खत्म किसने किया था? यानी बलबन ने। बलबन ने इसे खत्म कर दिया था, क्योंकि बलबन के शासन प्रशासन में है जो चालीसा दल के लोग बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे थे। ठीक है, इल्तुतमिश से पहले शासक कौन बनता है? तो आराम शाह बनता है, और आराम शाह से पहले गुलाम वंश का शासक कौन रहता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। साथियों, चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, इसमें इल्तुतमिश के विश्वसनीय व्यक्ति शामिल थे। बलबन भी इस चालीसा दल का सदस्य था। हाँ, इसके बाद में भाई इल्तुतमिश के बाद में कालांतर में जो है बलबन दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है, तो बलबन भी चालीसा दल का सदस्य होता है। कालांतर में बलबन ने चालीसा दल को खत्म कर दिया था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 19वां। इस्लाम धर्म की स्थापना किस मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? यानी इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे, फाउंडर थे मोहम्मद साहब, उनका जन्म कब हुआ था? ठीक है, पहला ऑप्शन है 566 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 570 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है 572 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 577 ईस्वी में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए आप। साथियों, इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 572 ईस्वी में, यानी अपना जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, सॉरी साथियों, मोहम्मद साहब का जन्म होता है 570 ईस्वी में। ठीक है, तो अपना बी आंसर है, जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। यानी इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे मोहम्मद साहब का जन्म कब होता है? तो 570 ईस्वी में होता है। कहां पे होता है? तो मक्का में होता है। ठीक है, मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म होता है। ठीक है, मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या रहता है? अब्दुल्ला। पिता कौन रहते हैं? अब्दुल्ला। ठीक है, माता आमीना, माता का नाम आमीना रहता है। पत्नी का नाम खादीजा रहता है, जो एक विधवा महिला रहती है। फिर मोहम्मद साहब इनसे शादी कर लेते हैं। चाचा का नाम रहता है अबू तालिब, जो इनका पालन पोषण करते हैं। अबू तालिब, ठीक है, जो इनका पालन पोषण करते हैं। ठीक है, तो 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है मोहम्मद साहब, उनका जन्म होता है। जन्म कहाँ पे होता है? तो जन्म मक्का में होता है। और इनके पिता का नाम रहता है अब्दुल्ला, इनकी माता का नाम रहता है आमीना, इनकी पत्नी का नाम रहता है खादीजा, जो एक विधवा महिला रहती है। बाद में इनसे मोहम्मद साहब है जो विवाह कर लेते हैं। इनका पालन पोषण करते हैं साथियों इनके चाचा, जिनका नाम रहता है अबू तालिब। ठीक है, वहीं मक्का में साथियों मोहम्मद साहब को है जो हीरा नामक पहाड़ी, यानी एक पहाड़ी रहती है जिसका नाम क्या रहता है? हीरा। हीरा नामक पहाड़ी पे मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति होती है,
और मोहम्मद साहब है जो एकेश्वरवाद का सिद्धांत देते हैं। वो कहते हैं कि एक ही देवता को यानी एक ही ईश्वर को मानना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे पहले जो मोहम्मद साहब का पूरा परिवार था वो मूर्ति पूजा का बहुत ज्यादा समर्थक था, और मक्का की जनता भी मूर्ति पूजा की जो थी बहुत ही ज्यादा समर्थक थे। तो मोहम्मद साहब ने जैसे ही कहा कि है ना, आज के बाद में कोई भी मूर्ति पूजा मत नहीं करना, ठीक है, मूर्ति पूजा करना सही नहीं है, तो मक्का में भयंकर इनका विरोध होने लगा। और विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो मोहम्मद साहब के शिष्य थे यानी चेले चपाटी थे, उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब यहाँ से जल्दी अपन मक्का से निकल जाए तो फायदे में, बाकी जनता है जो बहुत ही आक्रोशित है, हमारी जान को पूरी तरह खतरा है, तो कहीं ये जो है आक्रोशित नहीं हो जाए। तो इस चीज को देख के जो है मोहम्मद साहब अपनी यात्रा करते हैं 622 ईस्वी में। मक्का से कहाँ चले जाते हैं? मदीना। मक्का से पास में ये गांव होता है मतलब मदीना, और मदीना की यात्रा करते हैं। ये साथियों 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की जो यात्रा रहती है वो इस्लाम धर्म की सबसे जो है ऑथेंटिक डेट है यानी प्रमाणित तारीख है, ठीक है। इसी से इस्लाम का जो कैलेंडर है उसकी शुरुआत हुई थी हिजरी संवत की शुरुआत होती है, ठीक है, हिजरी संवत की शुरुआत होती है। बाद में कालांतर में 630 ईस्वी में मोहम्मद साहब मदीना से लेकर मक्का पे आक्रमण करते हैं, ठीक है। मदीना से मक्का पे आक्रमण कब करते हैं? 630 ईस्वी में। फिर जो है इस्लाम मक्का के लोग भी मोहम्मद साहब के अनुयायी हो जाते हैं, और मक्का और मदीना में दोनों में इस्लाम धर्म के बहुत ज्यादा जो है अनुयायी हो जाते हैं। और फाइनली मोहम्मद साहब की जो मृत्यु कब होती है? तो मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है 632 ईस्वी में, ठीक है, मक्का में 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म साथियों 570 ईस्वी में होता है, मक्का में हुआ था, ठीक है। मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था, ठीक है, चाचा का नाम अबू तालिब था, पत्नी का नाम खादीजा था, ठीक है। मोहम्मद साहब कुरैशी कबीले से थे, ठीक है। मोहम्मद साहब कौन से कबीले से जो बिलोंग करते थे, ताल्लुकात रखते थे? तो मोहम्मद साहब जो थे कुरैशी कबीले से रखते थे। आज भी आप देखा करो कि इस्लाम का जो इस्लाम धर्म है उसमें कुरैशी खानदान के जो लोग होते हैं या कुरैशी कबीले से संबंधित जो लोग होते हैं उनकी जो रेस्पेक्ट है वो थोड़ी ज़्यादा ही होती है, क्योंकि मोहम्मद साहब कुरैशी कबीले से थे। मोहम्मद साहब को हीरा नामक पहाड़ी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। याद रखना साथियों कि मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा कब की थी? 622 ईस्वी में, जिसे हिजरी संवत का आरंभ हुआ, यानी इस तारीख से हिजरी संवत की जो है शुरुआत होती है। 630 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने मक्का पर आक्रमण किया। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये मोहम्मद साहब का पूरा इतिहास था। ये पैगंबर मोहम्मद साहब है, ठीक है, और इन्होंने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। साथियों अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन मुगलों के घरेलू दुनिया का लेखा जोखा दे दिया था, यानी किस पुस्तक में या किस लेखक ने है जो मुगलों के घरेलू लेखा जोखे का वर्णन किया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है रहनुमा बेगम, दूसरा ऑप्शन है नूरजा बेगम, तीसरा ऑप्शन है जहांआरा बेगम, और चौथा ऑप्शन है गुलबदन बेगम, ठीक है। इसका जो है उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथियों जो मुगलों के बीच में लड़ाई झगड़े होते थे, पारिवारिक बातें होती थी, ठीक है, उनके बीच में जो षड्यंत्र होते थे राजनीतिक, उनका जो लेखा जोखा किस लेखिका ने दिया है? तो उसने दिया है, यानी इसमें जो अपना सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम की जो किताब है वो आप सबको पता है कि हुमायूं नामा। कौन सी किताब लिखी थी इन्होंने? हुमायूं नामा। और हुमायूं नामा में इसने बताया है कि मुगल दरबार में किस प्रकार के षड्यंत्र होते थे और मुगल शहजादों के बीच में किस प्रकार की बातें होती थी, झगड़े होते थे, और उन्हें किस प्रकार से जो है परिवार के लोग सुलझाते थे, ठीक है। गुलबदन बेगम कौन थी? तो हुमायूं की सौतेली बहन थी, ठीक है, हुमायूं की सौतेली बहन थी जिसने हुमायूं का जो है जीवन गाथा लिखी थी। और गुलबदन बेगम अकबर की बुआ थी,
ठीक है। अकबर की बुआ, तो ये गुलबदन के बारे में, ठीक है। नूरजहां बेगम कौन थी? तो नूरजहां तो आपको पता है कि जहांगीर की जो है पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी। और जहांआरा जो थी वो शाहजहां की बेटी थी, बड़ी बेटी। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। तो साथियों, कैसा लगे आपको टेस्ट सीरीज? आप इसका जो है कमेंट बॉक्स में एक बार रिप्लाई जरूर देना। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहना। इसी प्रकार से जो है आपके लिए डेली कंटेंट, ये जो टेस्ट सीरीज है वो डेली इसी समय चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।